नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों अपनी 21 दिन 21 मैराथन के अंदर आज इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी चल रही है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं, संपूर्ण रिवीजन चल रहा है। उसकी आज क्लास नंबर है आपकी 10वीं क्लास। दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन होगा। और यहाँ पे आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और ये लीजिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति से घुमाया जाता है तो मोटर कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे दो दे रखा है, रोटर और स्टेटर। अब इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक तो है ये, ठीक है, स्टेटर, और स्टेटर के अंदर यहाँ पे इस तरह खांचे कट्टे होते हैं। और यहाँ पे भैया इस प्रकार से अगर खांचे कट्टे होते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर खांचे कट रहे हैं तो यहाँ खांचे कट रहे हैं तो इसके अंदर अपन क्या डालेंगे, वाइंडिंग। और वाइंडिंग डालते हैं तो वाइंडिंग को जैसे ही सप्लाई देते हैं अपन, और सप्लाई देते ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स जो गति करता है, इस गति को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो ये सिंक्रोनस स्पीड क्या है, तो आइए, तो यहाँ पे अब कहते हैं कि इसके बीच में ये रोटर है, और रोटर है तो ये भी तो गति करेगा, और रोटर गति करता है, इसको कहते हैं एनआर यानी रोटर गति। और रोटर गति को ही वास्तविक गति कहते हैं। यही मोटर की नेम प्लेट पर छपी होती है, कौन सी, रोटर गति। अब आगे जाके कह रहा है कि समान गति पर घुमाया जाए, यानी कि एक तो इसको ये गति सिंक्रोनस गति और एक रोटर गति, दोनों को अगर समान गति पे चलाते हैं मेरे दोस्तों तो ये दोनों बराबर है या नहीं। और जब दोनों बराबर होते हैं तो मशीन कौन सी बनती है, तो अपन कहते हैं ये मशीन होती है हमारी कौन सी, सिंक्रोनस। कौन सी होती है, सिंक्रोनस मोटर कहलाती है दोस्तों। ठीक है, जरूरी है कि बराबरी हो कम ज्यादा भी तो हो सकती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे अपन कहें जैसे एनआर सपोज कीजिए ज्यादा है, यानी रोटर गति ज्यादा और सिंक्रोनस गति हो, तो कौन सी मशीन बनेगी, तो यहाँ बात करेंगे, यहाँ बनती है अल्टरनेटर। कौन सी होती है, अल्टरनेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि एनआर लिखा है आपने और यहाँ एनएस है। अगर यहाँ एनएस ज्यादा है तो कौन सी मोटर बनेगी, यानी कौन सी मशीन बनेगी, तो अपन कहते हैं यहाँ पे प्रेरण मोटर। कौन सी मोटर बनती है, प्रेरण मोटर। तो दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल थी। तो यहाँ पे एनआर अगर बराबर है किसके, एनएस के, तो यहाँ सिंक्रोनस मोटर है। एनआर ज्यादा है किससे, एनएस से, तो यहाँ अल्टरनेटर होगा। और यहाँ पे रोटर गति कम है सिंक्रोनस गति से, तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि ये मोटर कौन सी होगी, प्रेरण मोटर होती है। यहाँ सिंक्रोनस मोटर के अंदर यहाँ पे कौन सी दी जाती है, डीसी सप्लाई देते हैं, जबकि स्टेटर पर कौन से देते हैं, एसी देते हैं। तो यह एक ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों से चलती है, यानी दोनों एक साथ देते हैं तब जाके चलती है। तो यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी ऑप्शन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब। और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और ये अगला प्रश्न आ चुका है नंबर 2। और नंबर 2 प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं नंबर 2 को। तो यहाँ पे एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर का करंट पैदा करता है। ठीक है, यह कितनी बिजली खर्च करेगा, यानी कि कितनी बिजली खर्च करेगा, तो यानी शक्ति ज्ञात करनी है। तो हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। V कितना दे रखा है, तो अपन कहेंगे 250 वोल्ट है, I कितना है, 4 है, तो भैया यहाँ 25 चौक सीधा 100 होता है, और ये एक 0 है, यानी कि अपन कहेंगे कि P बराबर 1000 वाट होता है। और 1000 वाट को अपन क्या लिखते हैं, 1 किलो वाट लिखते हैं। तो यहाँ पे P बराबर, अब जो भी ऑप्शन में हो ठोक दीजिए, तो 1 किलो वाट है, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आता है आपके, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों नंबर 3। और नंबर 3 प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसका से भी मुलाकात करते हैं। खालिस्तान के लिए बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पे चाहे सेल हो चाहे बैटरी हो यहाँ पे चाहे सेल हो चाहे बैटरी हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे सेल बैटरी आपसे क्वेश्चन पूछ ले किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वैद्युतिक अपघटन सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करेगा, तो अपन कहेंगे वैद्युतिक वैद्युतिक अपघटन अपघटन सिद्धांत पर काम करता है। और ये वैद्युतिक अपघटन सिद्धांत होता है ओनली फॉर, ध्यान रखना, ये डीसी पर कार्य करता है। यहाँ पे सेल की बात करते हैं तो सेल का सिंबल ये होता है। बैटरी की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों बैटरी का सिंबल होता है ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे सेल और बैटरी की बात करते हैं तो संयोजन की बात करते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है इयोन, इस प्रकार से इयोन जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बढ़ता है, तो अपन कहते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे बात करते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी के क्या कीजिए आप, सभी के वोल्टेज समान कर दीजिए, सभी के पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव क्या कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पे ये संयोजन होता है समांतर संयोजन। और समांतर संयोजन में क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि समांतर संयोजन में यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो धारा होती है, धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन कौन सा संयोजन लेते हैं, तो यहाँ पे अपन कहेंगे धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए समांतर संयोजन। और वोल्टेज क्षमता अगर बढ़ानी है तो श्रेणी संयोजन अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है समांतर में, और समांतर में क्या है, तो धारा क्षमता को बढ़ाना है, करंट क्षमता को कम करना है। जी नहीं, यहाँ पे करंट क्षमता को बढ़ाना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है ये आपके, और अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और 4 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे। और आइए एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है। दोस्तों यहाँ पे हरे रंग की रोशनी कौन सा देता है, जिंक बेरिलियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम टंगस्टेट होता है, कैडमियम सिलिकेट होता है, और यहाँ जिंक सिलिकेट होता है। दोस्तों यहाँ पे जो जिंक सिलिकेट होता है ये पीले रंग का प्रकाश देता है, जबकि यहाँ जिंक बेरिलियम जो होता है ये हरे रंग का प्रकाश देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जिंक बेरिलियम सिलिकेट होता है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोहा के हीटिंग तत्व को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है हीटिंग तत्व, हीटिंग एलिमेंट को बनाना है भैया। हीटिंग एलिमेंट को अगर बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो अपन सीधा सा कहते हैं कि यहाँ पे हीटिंग, तो हीटिंग एलिमेंट तो हीटिंग एलिमेंट की अपन सीधा सा बात करते हैं कि भैया नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम। और ये नाइक्रोम जो बना होता है ये निकिल प्लस क्रोमियम जो 80% ये होता है और 20% ये होता है। तो यहाँ पे इसका जो गलनांक होता है लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उच्च तापमान जो मैं गलनांक की बात कर रहा हूं, ये गलनांक होता है यहाँ पे, जबकि टेम्परेचर जो देता है 900 तक ही देता है। उच्च तापमान के लिए यहाँ पे कैंथोल अपन क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है लगभग 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या देता है, ताप देता है। ये ताप देता है। तो उच्च तापमान के लिए अपन कैंथोल प्रयोग करते हैं। और सामान्य जैसे हीटर है, परेस है, इमर्सन रोड है, उन सबके तो यहाँ पे अपन कहेंगे सामान्य। तो ये सामान्य ताप के लिए होता है नाइक्रोम। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न 6 नंबर आ चुका है दोस्तों। और 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से अपन को समझना है। तो 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे डायक के कितने टर्मिनल होते हैं।
तो दोस्तों डायक क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो डायक यहाँ पे इस प्रकार से ये समझते हैं कि ये इसका क्या है, एक प्रतीक चिन्ह होगा। ये यहाँ पे एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये होता है, MT1 होता है और ये होता है MT2 होता है। तो यहाँ पे ये डायोड की तरह होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि टर्मिनल कितने होते हैं। सबसे पहले मैं दिशा की बात करता हूँ, तो ये DC है, तो ये DC है, तो मेरे दोस्तों ये दोनों दिशा में काम करता है। कितनी दिशा में काम करेगा, दोनों दिशा में काम करता है। और इसके टर्मिनल की अगर पहचान करते हैं, तो टर्मिनल की अगर बात करते हैं तो टर्मिनल होते हैं दो, एक होता है मेन टर्मिनल 2 और एक होता है मेन टर्मिनल 1 होता है। यहाँ पे एक डायक होता है और एक, ध्यान रखिएगा, यहाँ ट्रायक होता है। एक होता है डायक और एक होता है ट्रायक। और यहाँ पे जो ट्रायक होता है ये भी सकल सूरत में तो इसी के समान दिखता है, लेकिन इसमें टर्मिनल की जो संख्या होती है मेरे दोस्तों, यहाँ पे टर्मिनल की संख्या होती है 3 होती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, गेट होता है, ये मेन टर्मिनल 1 होता है, मेन टर्मिनल क्या होता है 2 होता है। और ये 2 SCR से मिलकर के बना होता है, ये 2 SCR से मिलकर के समांतर क्रम में जोड़ करके इसको बनाया जाता है। और ये भी 2 DC होता है, यानी दोनों दिशा में क्या करेगा, ये काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डायक में कितने टर्मिनल है भैया, डायक के अंदर पूछ रहा है, तो डायक में तो कितने हैं, 2 टर्मिनल है। लेकिन ट्रायक में पूछता तो ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको भी जरा आराम से देखिएगा 7 नंबर को। तो ये 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो देखो, किस प्रकार के AC से DC परिवर्तक में सर्वाधिक दक्षता होती है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि AC से AC टू DC कौन कौन बदल सकता है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे अपना होता है डायोड, ठीक है, डायोड। दूसरा नंबर होता है जैसे रेक्टिफायर, ठीक है, ये हो गया। तीसरा नंबर होता है जैसे आपके MG सेट, ठीक है। चौथा जैसे कि अपन कहते हैं कन्वर्टर, ठीक है। पांचवा अपन कहते हैं जैसे कम्यूटेटर होता है, ठीक है, कम्यूटेटर होता है। यहाँ पे अपन नेक्स्ट कहते हैं जैसे कि आपका मरकरी आर्क परिशोधक भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो अपन ने लिखा मरकरी आर्क परिशोधक होता है। यहाँ पे रोटरी बूस्टर यानी रोटरी कन्वर्टर, ये कन्वर्टर आ गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि डायोड होता है, रेक्टिफायर है, MG सेट है, कन्वर्टर है, कम्यूटेटर है और मरकरी आर्क परिशोधक होता है। तो किस प्रकार के यहाँ पे AC से DC परिवर्तक यानी सर्वाधिक दक्षता है, तो मोटर जनित्र है, सॉलिड स्टेट परिशोधक है, मरकरी आर्क परिशोधक है, रोटरी परिवर्तक है। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट जो परिशोधक होता है इसकी दक्षता क्या होती है, इसकी दक्षता मेरे दोस्तों ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न कौन सा आता है, 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके कि कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ पे कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। दोस्तों यहाँ वॉशिंग मशीन होती है, तो ये वॉशिंग मशीन ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है क्या, जी नहीं। वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर लगी होती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रभाव होगा, तो चुंबकीय प्रभाव होता है। यहाँ पे कौन सा प्रभाव आएगा, चुंबकीय प्रभाव। फूड मिक्सर होती है, तो फूड मिक्सर भी मेरे दोस्तों कौन सा प्रभाव होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि चुंबकीय प्रभाव होता है। तो यहाँ भी चुंबकीय प्रभाव। टेबल पंखा होता है, तो टेबल पंखा होता है, तो इसके अंदर भी कौन सा प्रभाव होगा, तो अपन कहेंगे कि इसमें भी चुंबकीय प्रभाव होता है। टोस्टर ये क्या होता है, ये मेरे दोस्तों ब्रेड या टोस्ट को सेकने वाला उपकरण होता है, अब सेकने वाला है तो ये किस पे काम करेगा, तो अपन कहेंगे ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये किसी आकृति में होता है, तो अपन कहते हैं लगभग ये चौकोर इस प्रकार से होता है ये। तो यहाँ पे ये एक साथ 2 या 4 पीस
सेकी जा सकती है टोस्ट की। तो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, तो हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का लगा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। और 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये देखिए कि 9 नंबर, एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तित 750 आरपीएम पर घूर्णित होता है, उसकी आवर्ती खालिस्तान होती है। दोस्तों 8 पोल है, यानी आवर्ती ज्ञात कर रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है, तो अपन कहते हैं पी एन 120 होता है। तो पी कितना है, सीधा सीधा कहेंगे 8 होता है, एन कितना है 750 होता है, और यहाँ पे 120 होता है। दोस्तों यहाँ 0 से 0 चला जाता है, 4 से इसको 2 बार काट दिया, 4 से इसको 3 बार काट दिया, और 3 से ये जाएगा कितनी बार जाएगा, 2 बार तो ये गया, और 1 यानी 15, 5 बार ये गया, तो 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ पे 50 हटज राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न जो है वो क्या है, तो यहाँ बात करते हैं कि 10 नंबर, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार खालिस्तान के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। तो दोस्तों स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये स्टार कनेक्शन है, और यहाँ से अपन क्या निकालते हैं भाई, यहाँ से जैसे अपन कहते हैं कि ये 3 तो आपके फेज हो गए आर, वाई और बी, जबकि यहाँ से अपन क्या निकालते हैं, न्यूट्रल किया जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल किया जाता है, तो भैया इसमें कितने तार है, 3 ही तो है। तो यहाँ स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार खालिस्तान के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। एकल वाइंडिंग से लिया जाता है क्या, 4 वाइंडिंग से होती है क्या, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, अरे तो वाइंडिंग तो ये 3 ही तो है, 1 वाइंडिंग, ये 2 वाइंडिंग और ये 3 वाइंडिंग। तो वाइंडिंग 3 है, लेकिन टर्मिनल कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ से न्यूट्रल होता है। और स्टार संयोजन के अंदर ध्यान रखिएगा, स्टार संयोजन के अंदर यहाँ पे जो धारा होती है, लोड लाइन धारा बराबर यहाँ पे फेज धारा जो होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए 11 नंबर प्रश्न से भी अपन मुलाकात कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि एक चक्कर में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युतीय धारा के सर्वोच्च मान को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि भाई एक चक्कर बनाइए, और ये अपन एक चक्कर पूरा ये कर दिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 0 है, ये माइनस है, और यहाँ पे बात करते हैं ये प्लस है। यहाँ पे ये 0 है तो ये 180 डिग्री होता है, और यहाँ बात करते हैं कि ये 360 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो ये जो बीच का अधिकतम जो मान होता है इसे क्या कहते हैं, ये बीच का जो अधिकतम मान होता है इसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहेंगे, इसे कहते हैं अपन आयाम। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे जो शिखर मान होता है, ये जो शिखर मान होता है इसे शिखर मान ही कहते हैं, शीर्ष मान, शिखर, शिखर मान कहते हैं मेरे दोस्तों। इसे पीक वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो है, यहाँ पे ये जो कई सारे मान होते हैं ये एक साथ तत्काल मापा गया मान ही तात्कालिक मान। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये जो सारे के सारे होते हैं इनको कहते हैं अपन क्या, तात्कालिक, तात्कालिक। तो ये तात्कालिक मान होते हैं ये। तो ये पूरा का पूरा अपन ने पढ़ा। तो यहाँ पे ये शीर्ष मान होता है, ठीक है, तो ये शिखर मान हो गया, और ये आपका आयाम होता है। चाहे पॉजिटिव में जाओ चाहे नेगेटिव में जाओ, तो यहाँ भी ये पीक मान कहलाता है। तो सर्वोच्च मान क्या कहलाएगा, तो अपन कहेंगे पीक मान कहलाता है, पीक। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, तो अपन कहेंगे आरएमएस वैल्यू जो होती है वो 0.707 होता है। पीक फैक्टर कितना होता है, तो पीक फैक्टर आपसे पूछ ले तो 1.4142 होता है, 4142 होता है। एवरेज वैल्यू पूछ ले तो 0.637 होती है, कितनी होती है ये। और एक आपसे पूछ ले फॉर्म फैक्टर, क्या पूछ ले, फॉर्म फैक्टर आपसे पूछ ले, फॉर्म फैक्टर आपसे पूछ ले तो करना 1.11। तो मेरे दोस्तों ये जो चारों मान है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न आ चुका है, और 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को तरीके से समझते जाइएगा। तो यहाँ पे तो ये देखिए, अगला आता है एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता क्या होती है, तो अपन सीधा ये कहते हैं कि ये तार है और तार के ऊपर आपने क्या चढ़ा दिया, तो हम कहते हैं भैया ये इंसुलेशन चढ़ा दिया। अब इंसुलेशन चढ़ा दिया तो भैया इसका क्या होना चाहिए, हम कहते हैं प्रतिरोध बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसका अपन कहते हैं पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य। पैरा वैद्युतिक जो सामर्थ्य होती है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो कम ब्रेक डाउन वोल्टेज होना चाहिए क्या, जी नहीं, उच्च होना चाहिए। तो यहाँ पे कम यांत्रिक शक्ति है, ये भी गलत है। कम विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी नहीं। तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन डी ऑप्शन होना होगा। ठीक है, ये अचालक के अंदर अपन को पूरी की पूरी बातें याद होनी चाहिए। और इंसुलेशन की आप बात करते हो तो इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए, तो अपन कहेंगे 1 मेगा ओम होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, और 13 नंबर प्रश्न है, तो 13 नंबर प्रश्न क्या है, आइए इसको भी जांचते हैं कि 13 नंबर है, संस्था की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। संस्था की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा करनी है संस्था की, और संस्था की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का, अर्थवायर का, फ्यूज एवं अर्थवायर का, नॉन का। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ जो फ्यूज होता है, फ्यूज क्या काम करता है भाई, अपन बात करते हैं फ्यूज। तो फ्यूज क्या काम करता है, तो फ्यूज यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट व ओवरलोड, ओवरलोड, तो इन दोनों से सुरक्षा काम करेगा। और ठीक है, जबकि हमारा अर्थ वायर होता है, यहाँ पे अर्थ वायर, तो अर्थ वायर क्या काम करेगा, तो अपन कहेंगे विद्युत झटके से सुरक्षा। तो विद्युत झटका, तो विद्युत झटका से क्या करेगा ये, सुरक्षा। तो संस्था के अंदर भैया कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होना चाहिए, ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, और विद्युत झटका भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों लगे होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है। ये आपका फेज तार के किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी में लगा होता है, जबकि सॉकेट के साथ में संयोजित होके और अर्थ पिन के द्वारा और सीधा ग्राउंड किया जाता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला जो प्रश्न है आपके यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 4.315 किलो ओम के प्रतिरोध को ओम में लिखिएगा। तो यानी के का मान हटाना है, तो भैया यहाँ पे 4.315 है। अरे ये के और ओम है, इस के का मतलब होता है 1000, और 1000 से इंटू करते हैं, तो 1000 से इंटू करेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, तो अपन इस तरह तो करेंगे, यहाँ पे भाई इसके का मान ये है, तो 1000 से इंटू करते हैं तो 431, और इसके आगे लगा दो 3 0। क्या सही है क्या, जी नहीं, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये अपन लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका ये सीधा सीधा मान हो गया। दोस्तों ये तो समझाने के लिए था, बाकी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 3 संख्या के बाद में पॉइंट है तो सीधा ये पॉइंट हट जाएगा, इधर से के से सीधा क्या कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, तो सीधा बच जाएगा यहाँ पे 4315, यानी 4315 ओम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये आपका 15 नंबर प्रश्न आ चुका है, और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। जब स्विच खोल देते हैं तो चौक से कुछ कंपन सुनाई देती है, किसकी अभद्र कारण से होता है। यानी क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि जैसे ही स्विच को खोल देते हैं यानी चालू कर देते हैं, तो जो चौक होता है, चौक यानी पत्तियों से बना होता है, ये पत्तियों से बना होता है, क्रोड से बना होता है, और यहाँ पे वाइंडिंग लपेटते हैं। जब इस खोल देते हैं ये कंपन सुनाई देती है, यानी वहां पे कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, तो अपन कहते हैं हमिंग ध्वनि, या फिर हम कहते हैं हम ध्वनि सुनाई देती है। तो ये किसके कारण होता है, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे इस क्रोड के क्या, क्रोड के कंपन के कारण ये हानि जो होती है, यानी ये सुनाई देती है। तो यहाँ अपन कहेंगे सीधा
करोड़ के द्वारा होती है। तो इसे दूर करने के लिए यहाँ पे वार्निश प्रयोग हम करते हैं। वार्निश युक्त यानी कोर जहां भी ढीली है उसके बीच में क्या भर दिया जाता है, वार्निश भर दिया जाता है, रासायनिक पदार्थ होता है, तो ये वार्निश अपन प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है ये 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ये, तो एक डीसी सीरीज पर यदि लोड का मान बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना है, तो अपन सीधा सा कहेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना है, तो यहाँ पे एक डीसी सीरीज पर यदि लोड का मान बढ़ाया जाता है तो उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे एक जनरेटर है, और जनरेटर भी कौन सा है, डीसी सीरीज है। तो यहाँ पे बात करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर है, और ये इस प्रकार से है, तो यहाँ पे ये सीरीज जनरेटर है, और यहाँ पे लोड लगा दिया ये लोड, तो यहाँ पे इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि लोड का मान बढ़ाया जाता है, लोड का मान बढ़ाएंगे तो जो धारा बढ़ेगी वो इधर से गुजरेगी और इधर से गुजरेगी, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और चुंबक यानी लोड बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान भी बढ़ जाता है, यानी ईएमएफ का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सामान्य से अधिक बढ़ाते हो तो वो घट भी जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिए, सामान्य से अधिक बढ़ाने पर घट जाता है। क्यों? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा वोल्टेज जो उठता है वो ड्रॉप काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं उत्पन्न वोल्टेज का मान, लोड बढ़ाते हैं तो उत्पन्न वोल्टेज का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे जो आपका सीरीज जनरेटर होता है ये हमेशा कौन से लोड पर चलता है, तो अपन कहते हैं हमेशा ये फुल लोड पर क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है, इसको कभी भी नो लोड पर नहीं चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये अगला प्रश्न आ चुका है 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 17 नंबर की कहानी भी सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा टीवी तकनीकी संयंत्र द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि जो टीवी रेडियो सुधारते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उनके पास में ऐसा कौन सा मीटर है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों वहां पे वोल्ट मीटर की बात करते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर तो केवल क्या मापता है, तो यहाँ वोल्टेज मापता है। और ये किस क्रम में लगाया जाता है, तो अपन कहते हैं ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। और इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेगर मीटर। मेगर मीटर क्या करता है, ये उच्च प्रतिरोध मापता है। क्या करता है, उच्च प्रतिरोध मापता है ये। ठीक है, एक बात करते हैं ओम मीटर। तो यहाँ पे हमारा ओम मीटर होता है, ये ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है ये। और ओम मीटर होता है, यहाँ पे जो ओम मीटर होता है, यहाँ ओम मीटर होगा तो ये क्या मापेगा, तो ये प्रतिरोध मापता है, ये प्रतिरोध मापता है। और प्रतिरोध भी कैसा मापता है, तो मध्यम मापता है। कौन सा मापता है, तो मध्यम मान का मापता है। एक होता है एवोमीटर। एवोमीटर का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों, यानी इंग्लिश में कहते हैं एक नाम और है इसका, मल्टीमीटर। और यहाँ हिंदी में कहते हैं इसको बहुमापी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहुमापी कहते हैं। मल्टी का मतलब यानी एवो का मतलब होता है AVO। तो यहाँ पे ए का मतलब होता है धारा यानी एम्पियर, वी का मतलब होता है यहाँ पे वोल्टेज, ओ का मतलब होता है ओम यानी प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे कि ऐसा मीटर जो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध माप ले तो वो कहलाता है एवोमीटर, मल्टीमीटर, बहुमापी। तो यहाँ पे जितने भी आपके टेक्नीशियन धारी होते हैं उनके पास में अपन यही कहेंगे, अलग अलग मापने के लिए थोड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पे एक साथ एक ही मीटर मापता है, तो वो होता है आपका ये। तो इसे कहते हैं एवोमीटर यानी मल्टीमीटर, और ये बहुत ही अच्छा मीटर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है ये आपके 18 नंबर। और 18 नंबर क्या कहता है, प्रतिरोध का मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देगा है। तो यहाँ पे भैया प्रतिरोध मापना है, और प्रतिरोध मापना है तो आपको क्या करना है, तो प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देता है। तो अब एमीटर होता है, मल्टीमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, एक VTVM होता है। तो मेरे दोस्तों एमीटर जो होता है, एमीटर तो एम्पियर मापता है यानी धारा का मापन करेगा। मल्टीमीटर जो होता है ये आपका धारा भी मापेगा, ये आपके प्रतिरोध भी मापेगा, और ये वोल्टेज भी मापेगा, यानी ये सारी चीज माप लेता है।
वोल्ट मीटर ओनली फॉर वोल्टेज मापता है, और यहाँ पे जो मल्टीमीटर होता है ये आपके प्रतिरोध को मापने का एक बिल्कुल आदर्श परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ जैसे डिजिटल होता है तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट मान को ये दर्शा देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन कहेंगे मल्टीमीटर होता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, और 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे कहते हैं भैया 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि सिंगल फेज के मध्य में यहाँ पे विद्युत कोण पूछ ले आपसे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वो विद्युत कोण पूछ ले या कला कोण पूछ ले, कला कोण पूछ ले, विद्युत कोण पूछ ले, कला कोण पूछ ले, तो आपको ठोकना है 90 डिग्री। आपको टू फेज के अंदर पूछ ले तो टू फेज के अंदर भी कितना करना है, 90 डिग्री करना है। आपको मेरे दोस्तों अगर थ्री फेज में पूछ ले तो 120 डिग्री करना है। आपको अगर 6 फेज के अंदर पूछ ले, वो 6 फेज के अंदर पूछ ले तो 60 डिग्री करना है। तो यहाँ पे वो कैसे भी पूछ ले तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है। सिंगल फेज में पूछ ले तो 90 डिग्री, टू फेज में पूछ ले तो भी 90, थ्री फेज में पूछ ले तो 120 डिग्री, और 6 फेज में पूछ ले तो 60 डिग्री कला कोण यानी फेज अंतर होता है। तो यहाँ पे दो फेज में पूछ रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा सीधा, 6 फेज में पूछता है तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितने में पूछे, 3 में, तो यहाँ पर कहेंगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होता है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्मेचर का भाग होता है। दोस्तों यहाँ पे बीचों बीच में क्या होती है, एक शाफ्ट होती है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे सिलिकॉन स्टील, यहाँ पे अपन कहेंगे कि सिलिकॉन स्टील की एक पत्तियां होती है, और काफी सारी पत्तियां अपन लगाते हैं, और वहां पे वो पत्तियों के अंदर खांचे कटे होते हैं, और ये खांचे कट गए साहब, यहाँ पे ये खांचे कट जाते हैं, और ये खांचे कटते हैं तो इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, तो अपन सीधा कहते हैं इसके अंदर वाइंडिंग डाल दी जाती है, और ये खांचों के अंदर अपन वाइंडिंग डाल देते हैं, और ये आर्मेचर है तो भैया आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगी। और यहाँ पे लगाया जाता है फिर क्या, यहाँ लगाया जाता है इस प्रकार से, ये कम्यूटेटर बन जाता है, ये कम्यूटेटर बन जाता है, और यहाँ पे इसे कहते हैं राइजर यानी कलंगी कहते हैं। और यहाँ पे ये जोड़, जितने कलंगी होती है यानी जितने राइजर होते हैं ये सारा जोड़ दिया जाता है ये। तो यहाँ पे अपन कहते हैं क्या क्या भाग हुआ, और यहाँ पे लगाए जाते हैं क्या, ये बैरिंग होते हैं, ये बैरिंग होते हैं। और यहाँ पे जब विद्युत होती है तो यहाँ पे ब्रश लगाई जाती है, और ये ब्रश लीड होती है, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है। अब देख लीजिए, सबसे पहले अपन कहते हैं कि ये होती है भैया शाफ्ट, शाफ्ट होती है तो ये एनिल्ड स्टील की बनी होती है, बिल्कुल कड़क होती है, ड्रिफ्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ये बेरिंग होता है। अरे ये बेरिंग किसका होता है, तो अपन कहते हैं घन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ कहते हैं आर्मेचर, ये आर्मेचर होता है, या फिर आर्मेचर करोड़ कह सकते हो। यहाँ जो अंदर होती है ये कहते हैं भैया आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तो अपन कहते हैं एनिल्ड यानी सॉरी यहाँ पे अलमी का तांबे की बनी होती है, यानी कि यहाँ विद्युत रोधी जो तांबा तार होता है उसकी बनी होती है। यहाँ बात करते हैं ये क्या होता है, तो इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं, इसे कम्यूटेटर कहते हैं। ये क्या होती है, ये होती है भैया ब्रश, क्या होती है, ब्रश। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम ब्रश लीड के नाम से जानते हैं। ब्रश लीड होती है जिसे हम पिग टेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिग टेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे पिग टेल भी अपन कहते हैं। यहाँ पे ये जो होता है इसे सेगमेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। यहाँ ये जो जोड़ रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं, इनको राइजर कहते हैं, राइजर कहते हैं। तो ये राइजर कह दीजिए, कलंगी कह दीजिए, कॉपर लग कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। और वाइंडिंग को बाहर निकलने से रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पच्छड़ का भी अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो कम्यूटेटर बना होता है कठोर तांबे का। किसका बना होता है, तो कठोर तांबे का बना होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। आर्मेचर किसका बना होता है, तो आर्मेचर बना होता है यहाँ पे अपन कहेंगे सिलिकॉन स्टील
सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। यहाँ पे विद्युत रोधी तांबे तार की बनी होती है। ये सामान्यतः अपन किसका बनाते हैं, तो कार्बन का बनाया जाता है। तो साफ्ट होता है, बेरिंग होता है, कम्यूटेटर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका सभी होता है। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है, ध्यान रखना इसका कार्य क्या होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूम करके चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, काट करके ईएमएफ पैदा करना इसका मेन कार्य होता है। ठीक है, तो लीजिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न। और 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहिए दोस्तों। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो देखो यहाँ पे किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक बल, क्या किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विद्युत यानी विरोधी विद्युत वाहक बल होती है तो शून्य होती है, आरोपित ईएमएफ से ज्यादा, आरोपित ईएमएफ से कम या बराबर होता है। तो अपन कहते हैं कि डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर यह होती है और यहाँ पे आर्मेचर होता है, और आर्मेचर के अंदर यहाँ पे क्या पैदा होता है, तो अपन कहते हैं भैया बैक ईएमएफ होता है। जबकि यहाँ सप्लाई देते हैं तो मेन ईएमएफ ये होता है। तो जो मेन ईएमएफ होता है वो ज्यादा होता है और बैक ईएमएफ हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ये होता है। तो डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विद्युत वाहक, अच्छा प्रारंभ में पूछ रहा है, तो प्रारंभ में तो अपने कहेंगे प्रारंभ में बैक जो ईएमएफ होता है वो 0 होता है, यानी कि प्रारंभ में क्या होता है, 0 होता है। जब ये 0 होता है तो प्रतिरोध भी 0 हो जाता है और धारा का मान बहुत ज्यादा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ की दिशा, बैक ईएमएफ की दिशा कौन से हस्त द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो अपन कहेंगे कि दायां हाथ द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न क्या है, आइए एक एक तरीके से करके और इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे थर्मोकपल एवं पायरोमीटर के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों थर्मोकपल होता है कि दो धातुएं होती है और वहां पे अलग अलग, यानी थर्मोकपल का मतलब ये है कि इस प्रकार से ये होता है, ये तो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट होता है और यहाँ पे इस प्रकार से होता है ये। तो एक हॉट गर्म सिरा होता है और एक कोल्ड होता है, दोनों के अंदर तापांतर होता है और तापांतर के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये थर्मोकपल होता है। तो यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे थर्मोकपल हो गया। एक पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर क्या करता है, यहाँ पे उच्च तापमान को मापता है। पायरोमीटर क्या करता है, उच्च तापमान को मापने वाला एक यंत्र होता है। तो यहाँ पे पायरोमीटर और थर्मोकपल जो होते हैं दोनों के अंदर ही तांबा है, प्लेटिनम है, लोहा है, चांदी। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर। और 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 23 नंबर को SCR थायरिस्टर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है, जर्मेनियम के क्यों नहीं बनाए जाते। भाई यहाँ पे कह रहा है कि SCR जो है थायरिस्ट सिलिकॉन के बनाए जाते हैं और जर्मेनियम के क्यों नहीं बनाए जाते, क्वेश्चन ये पूछ रहा है SCR। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्मेनियम महंगा होता है, जर्मेनियम सस्ता होता है, जर्मेनियम में लीकेज धारा अधिक होती है। तो मेन रूप से यही होता है दोस्तों। यहाँ पे जो जर्मेनियम जो होता है इसमें लीकेज धारा क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि सिलिकॉन के अंदर जो लीकेज धारा होती है वो बहुत कम होती है। तो वहां पे सिलिकॉन के अंदर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो भी ज्यादा होता है। यानी रोधी का जो विभव होता है, वो रोधी का विभव क्या होता है, सिलिकॉन का ज्यादा होता है, जबकि इसका 0.3 वोल्टेज होता है, उसका 0.7 वोल्टेज होता है। तो SCR के अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं प्रतीक की बात करता हूं तो भैया इसका प्रतीक होता है इस प्रकार से। तो ये होता है एनोड, कैथोड और ये गेट होता है। इसमें धारा केवल एक ही दिशा में एनोड टू कैथोड जाती है। SCR के अंदर अगर PN जंक्शन की बात करते हैं, PN जंक्शन कितने होते हैं, तो अपन कहते हैं इसके अंदर 3 होते हैं। आपसे परत पूछ ले तो परत होती है इसमें 4। अगर विक्षेपण परत पूछ ले, विक्षेपण परत की बात करते हैं तो विक्षेपण परत होती है यहाँ पे 3 होती है। धारा नियंत्रण ये उपकरण होता है।
तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि ये सी ऑप्शन क्या होता है, यहाँ राइट ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि जब किसी परिपथ में संतुलित भार होता है, न्यूट्रल चालक में धारा का मान क्या होता है। तो परिपथ में संतुलित भार होता है और न्यूट्रल चालक में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों अगर अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से है और ये हमारा न्यूट्रल है और इन तीनों के अंदर अगर क्या है, भार समान है, तो इसके अंदर क्या होगा, जीरो विभव होता है, जीरो वोल्टेज होता है। तो राइट ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टार संयोजन के अंदर यहाँ पे अपन कहेंगे कि लोड क्या होता है, लोड क्या होता है, समान होता है। तो लोड समान होता है तो न्यूट्रल में क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। इस कारण से इसका विभव भी कितना होता है, जीरो होता है। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं और अगला नंबर है 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 25 नंबर को भी। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट किसकी परत चढ़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है, तो यहाँ पे इसका ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा, तो यहाँ पे ये दो हो गए। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मध्य कौन सी गैस भरी होती है, तो ध्यान रखना मरकरी प्लस आर्गन गैस होती है, मरकरी प्लस आर्गन गैस होती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके ऊपर लेप चढ़ा होता है, तो किसका चढ़ा होता है, तो यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का होता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड का होता है, बेरियम ऑक्साइड का होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड का होता है। तो अपन कहेंगे बेरियम ऑक्साइड का, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का किसका चढ़ा होता है, तो बेरिलियम होता है। वैसे तो बेरियम ऑक्साइड का अपन प्रयोग करते हैं तो इसके चढ़ाने के लिए। इसके श्रेणी क्रम में यहाँ पे लगा होता है कि ये स्टार्टर होता है और यहाँ पे जो स्टार्टर होता है ये इस प्रकार से यूं जोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ पे लगाया जाता है एक चौक। ये चौक होता है, जो चौक को संयोजन इस प्रकार से करते हैं, यहाँ प्लस दे देते हैं इन फेज, और ये होता है न्यूट्रल। इस प्रकार से फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। खालिस्तान दृश्य प्रकाश का तरंग होता है। दोस्तों दृश्य जो प्रकाश होता है कहां से कहां तक दिखता है, तो अपन कहते हैं मेरे दोस्तों, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का सफेद रंग होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ बात करते हैं जैसे कि आर ओ वाई, गया, भारत, इंडिया, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 7 रंग होते हैं, जिसमें से ये हरा होता है जो मध्य का होता है, यहाँ पे ये मध्य का होता है। रेड जो होता है, यहाँ पे इसकी अगर तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो अपन बात करते हैं इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी तरंग दैर्घ्य। यहाँ पे इसकी 3800 होती है, जबकि लाल की तरंग दैर्घ्य होती है यहाँ पे 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रकाश होता है, यहाँ से यहाँ तक का प्रकाश होता है, ये आपके कौन सा प्रकाश होगा, दृश्य प्रकाश होता है। इससे अगर अपन ऊपर जाते हैं तो वो कहलाता है अदृश्य, और उसको कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। तो इससे अगर नीचे होता है, तो उसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट कहते हैं। तो ये भी कौन सा होता है, अदृश्य प्रकाश होता है। यानी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड जो होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, अदृश्य प्रकाश होता है। अपन को जो दिखाई देता है वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य ही केवल दिखाई देता है। तो यहाँ पे 3800 से 7800, पहला ही ऑप्शन सीधा सीधा मैच खा रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन राइट हो जाएगा ये। तो ठीक है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न आता है 27 नंबर प्रश्न। और 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे एक 6 पोल अल्टरनेटर के एक घुमाव में कुल खालिस्तान विद्युत डिग्री
होती है। तो विद्युत डिग्री अपन को ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार आ भी रहा है। ये विद्युत डिग्री कह दो, चाहे विद्युत कोण कह दीजिए, कोण कह दीजिए, बराबर यहाँ पे भैया पोल होते हैं, पोल में 2 का भाग दे दीजिए और यांत्रिक डिग्री से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यांत्रिक कोण कह दीजिए। यांत्रिक कोण कितना होता है तो अपन कहते हैं 360 होता है। यहाँ पे पोल कितने हैं, 6 है, और 6 है तो भैया 2, और सीधा काटा पीटी कर दीजिए, हो गया 180, और 180 को इससे इंटू करते हो तो 0, और यहाँ 8 45 8 6 48 होता है। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, 6 एकम 6 6 और 4 100, यहाँ पे 1080 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन होता है। तो इसमें ज्यादा आपको माथापच्ची करने की मेरे दोस्तों आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से सीधा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका पोस्टमार्टम धीरे धीरे करते हैं। एक अल्टरनेटर में वाइंडिंग और बॉडी के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यहाँ अल्टरनेटर कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक वाइंडिंग है और ये दूसरी वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच में भी यहाँ पे क्या लगाया जाता है, इंसुलेशन होता है। या यहाँ कहते हैं जैसे बॉडी और यहाँ पे वाइंडिंग, तो इसके बीच में भी मेरे दोस्तों इंसुलेशन लगाया जाता है। और ये जो इंसुलेशन होता है ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं इंसुलेशन। और यहाँ पे इंसुलेशन जो होता है, इस इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है ना, इस इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 मेगा ओम होना ही चाहिए। तो वो कह रहा है 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, 1 मेगा ओम से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है इसको किससे मापा जाता है, तो ध्यान रखना इसको मेगर नामक यंत्र से माप लिया जाता है। मेगर नामक उपकरण होता है जिसके द्वारा इसको माप लिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 29 नंबर। और 29 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टता तरंग रूप होना चाहिए। तो एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टता तरंग रूप होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न तरंग रूप होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटर होता है, तो अल्टरनेटर के अंदर यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो कैसा होगा, तो अपन कहेंगे वो तो एसी होता है ना। तो यहाँ पे एसी ईएमएफ होता है। और एसी ईएमएफ भी कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं कि वो साइन वेव होता है। और साइन वेव को ही अपन क्या कहते हैं, ज्या तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्या तरंग कहते हैं। पल्स होता है, ये वर्गाकार आरी दंता, ये ज्या तरंग। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो अपन कहेंगे बी, यानी ज्या तरंग प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर। और यहाँ पे 30 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं 30 नंबर को। एक 4 पोल 1200 आरपीएम पर चलते हैं अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आवृत्ति ज्ञात कीजिए सीधा। तो अपन कहते हैं F बराबर PN बटा 120, PN बटा 120 ये है। तो P कितना है, तो 4 है, इंटू N है तो 1200 है, तो यहाँ पे बटा 120 है। तो यहाँ 0 से 0 गया, 12 से ये 12 बार यानी 10 बार गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 40 हर्ट्ज होता है। तो जल्दबाजी में तुक्का मत लगाइए ना, तो यहाँ कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन ने निकाला, तो ये हो गया। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 31 नंबर। और 31 नंबर क्या कह रहा है, किसी H श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम मान कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे पूरा देख लीजिए आप, यहाँ पे अपन कहते हैं श्रेणी, और यहाँ पे ताप होता है। तो ताप भी कैसा अधिकतम होता है, तो यहाँ एक होता है YA, और ये 7 श्रेणी होता है YAEBF H और C। तो यहाँ ये जो होता है इसके अंदर अपन कहेंगे ये होता है 90 डिग्री होता है, इसका होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका E 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे 120। B यानी कि यहाँ पे होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। F का होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। H का होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका होता है 200 से 250 तक होता
है। दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं जूम करके लिख देता हूं। ये तो अपन को कैसे याद रखना है, तो देखिएगा y का कितना है 90, a का कितना है 105, e का कितना है 120, b का कितना है 130, f का 155, h का 180 और c का 200। तो आपसे h का पूछा है तो h के पास जाइए और 180 तो 180 अपन ठोक देंगे। मेरे दोस्तों यहाँ पे कैसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि 180 डिग्री जो सेंटीग्रेड चालक का सुरक्षित तापमान है तो वो कौन सी श्रेणी का है, तो ऑप्शन में एस श्रेणी आ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले तो आपको यही याद होनी चाहिए कि ये क्या है। इन दोनों से क्या बनाया आपने, तो मैंने कहा इन दोनों से या बनाया, तो या यहाँ पे लिखा आपने इमली, फिर लिखा आपने भाभी या इमली भाभी, फिर हनी हनीमून, हनीमून पर चाली। ठीक है, तो यहाँ पे या इमली भाभी फिर हनीमून पर चाली याद हो जाएगा। अब देखो ये तो शुरू का तो याद रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन याद रख सकते हैं कि ये 105 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखो कितने डंडे हैं 3, और 3 डंडे हैं तो 3 फेज होगा, 3 फेज होगा, और 3 फेज होगा तो 3 फेज में कितना डिग्री अंतर होता है, तो यहाँ पर अपन सीधा कह देंगे 120 डिग्री। इसमें आर पार यूं निकाल जाइए, तो बोलो ये कितना बना रहे, अरे ये 13 तो बना, तो ये 13 तो है। ये एफ एफ है, 2 डंडे हैं या 2 5 है, तो ये ऐसे याद रखो, एफ का मतलब है एफ और यानी 55 एफ है 55। तो एच है तो एच क्या हो गया, ये ऑलरेडी 8 नंबर है तो 8 एक ही है यहाँ पे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा सा मिलाते हैं तो ये 9 बनता है, और 9 शुरू का याद है, और सी याद रह जाएगा आपका, लास्ट 250 होता है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ये 32 नंबर क्या कहता है मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं 32 नंबर को। तो ये 32 नंबर क्या है, तो देखो निम्न में से क्या ट्रांसफॉर्मर का एक हिस्सा नहीं है। तो भैया ट्रांसफॉर्मर का एक हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो प्राइमरी वाइंडिंग है, कंजर्वेटर टैंक है, टैप चेंजर है, कम्यूटेटर है। तो कौन सा है, तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग होता है, कंजर्वेटर होता है, टैप चेंजर होता है, कम्यूटेटर। अरे भैया ये कम्यूटेटर जो होता है ये तो अपन कहेंगे ये डीसी मशीन में होता है, डीसी मशीन के अंदर होता है ये, तो इसमें ये घूमने वाला भाग होता है, ये तो घूमने वाला भाग होता है। और हमारे ट्रांसफॉर्मर में घूमने वाला भाग ही नहीं होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो गया, ये कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो अपन कहते हैं एसी टू डीसी व डीसी टू एसी दोनों काम करता है। अब डिपेंड करता है कि मशीन आपकी जनरेटर है या मोटर है, जनरेटर है तो ये काम करेगा, मोटर है तो ये काम करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 32, और ये 33 नंबर आ चुका है। और ये 33 नंबर क्या कह रहा है, तो देखिएगा, और 33 नंबर है, तो 33 नंबर है, तो 33 नंबर कौन है कि द्वि उत्तेजित मशीन का उदाहरण क्या है। तो मेरे दोस्तों 33 नंबर है कि द्वि उत्तेजित, यानी कि यहाँ ऐसी कौन सी मोटर है जो डबल एक्साइटेड मोटर होती है। डीसी शंट मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, कंपाउंड मोटर होती है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया सिंक्रोनस मोटर को ध्यान से समझिएगा। सिंक्रोनस मोटर की यहाँ पे स्टेटर होता है, स्टेटर में वाइंडिंग होती है, और इसे हम थ्री फेज बोलो एसी सप्लाई देते हैं कि नहीं देते, देते हैं। तो ये उत्तेजित तो हो गई कि नहीं हुई, हो गई। चलो यहाँ पे रोटर होता है, रोटर पे वाइंडिंग होती है, और इस रोटर पर बोलो डीसी देते हैं कि नहीं देते, देते हैं, तो इसका रोटर भी उत्तेजित होता है। तो यहाँ पे ये डबल एक्साइटेड मोटर कहलाती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये। तो यहाँ पे रोटर को डीसी दे करके और इसको अपन क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, दो जगह अलग अलग सप्लाई दे करके इसको उत्तेजित किया जाता है। तो ये क्या कहलाती है, तो भैया ये कहलाती है आपकी कौन सी, डबल एक्साइटेड मोटर कहलाती है। इसके अंदर इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, नियत गति होती है। क्या होती है, नियत गति होती है। एक कंपाउंड मोटर होती है, एक इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन में केवल स्टेटर पर अपन सप्लाई देते हैं। शंट मोटर होती है, शंट मोटर के अंदर भी रोड आर्मेचर और स्टेटर दोनों जगह अपन सप्लाई देते हैं, लेकिन वहां पे अलग अलग नहीं देते हैं, वहां बाहर से केवल आपके अपने पास में डीसी होती है।
है ना। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 34 नंबर के पास चलते हैं। 34 नंबर क्या कहता है, तो यहाँ ओम का नियम, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र क्या होता है। दोस्तों ओम के नियम कहता है कि जो V होता है, यानी किसी परिपथ के टर्मिनलों पर उत्पन्न विभवांतर होता है, वो उसमें गुजर रही धारा के क्या होता है, बिल्कुल समानुपाती होता है। और जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आती है, क्या आती है, R। तो यहाँ पे अब यहाँ V और I दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है। ओम के नियम के अनुसार ये दोनों समानुपाती है, तो अपन कहते हैं कि भैया V और I के मध्य ही तो ग्राफ बनेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो ये बिल्कुल सीधा होता है। और इसे कहते हैं हम रेखिक। क्या कहते हैं, इसे रेखिक कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ओम का जो नियम होता है ये आपके AC और DC दोनों पर लागू होता है, लेकिन AC पर क्या लागू होगा, जब Z बराबर क्या होता है, R होने पर लागू होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो होता है, अगला होता है यहाँ पे 35 नंबर, और ये 35 नंबर प्रश्न क्या है, आइए 35 नंबर के ऊपर भी अपन देखते हैं। तो ये 35 नंबर होता है यहाँ पे, एक CRT स्क्रीन पर किसकी परत चढ़ी होती है। दोस्तों एक होता है CRO, यानी कि अपन कहते हैं कैथोड, कैथोड कैथोड रे ओसिलो स्कोप, ठीक है, ये होता है। और इसके अंदर क्या लगा होता है, CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब होती है, ट्यूब। CRO जो CRT है, ये CRO का दिल है, यानी इसका दिल, ये दिल, तो ये दिल है यानी CRT, और ये ट्यूब है, और ये ट्यूब है तो आगे का जो पर्दा है, यहाँ पे पर्दा, तो इस पर फास्फोरस, फास्फोरस फास्फोरस का क्या चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे फास्फोरस का क्या चढ़ाया जाता है, लेप चढ़ाया जाता है। तो ये वही एक तरह का यहाँ पे अनेक राशियों को ये माप लेता है, और ये पर्दे पर एक चलचित्र के द्वारा ये दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 36 नंबर, और 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको समझते हैं 36 नंबर प्रश्न को। तो देखिएगा यहाँ पे फिलामेंट खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई फिलामेंट जो होता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये क्वाइल नुमा एक संरचना होती है, ये तो ये आपका क्या कहलाएगा, फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट। और फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं ये टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना होता है। और यहाँ पे टंगस्टन का बना होता है तो ये उजाला देता है, इसका मतलब ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे जो टंगस्टन होता है ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, यानी तापन प्रभाव पर क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रभाव पर काम कौन करता है, सेल बैटरी पर प्रयोग करते हैं। स्थिर विद्युत प्रभाव पर जो आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है वो काम करती है। चुंबकीय प्रभाव होता है आपकी जितनी भी मशीन होती है, आपकी मशीन का मतलब है मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये होता है, तो वहां ये प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर, और 37 नंबर क्या है, तो 37 नंबर के लिए अपन कहते हैं दोस्तों यहाँ पे किसी मनुष्य को लगने वाला झटका किस पर निर्भर करता है। तो अपन कहते हैं मनुष्य के अंदर झटका लगता है वो धारा की मात्रा पर डिपेंड करते हैं, धारा की मात्रा पर, धारा की मात्रा। और ये क्या होता है, I इंटू क्या होता है, T होता है, यानी समय और धारा दोनों पर डिपेंड करता है। धारा और वोल्टेज गलत है, धारा और अर्थिंग गलत है, धारा और समय दोनों पर डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, C ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है, अर्थिंग का प्रतिरोध किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है ये अपन कहेंगे, अर्थिंग का प्रतिरोध पहली बात तो अपन कहेंगे बहुत कम होता है। यहाँ अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होता है, अर्थिंग का प्रतिरोध निम्न होता है, अर्थिंग का प्रतिरोध निम्न होता है। किसके द्वारा मापा जाता है, तो भूमेगर यानी भू परीक्षक के द्वारा मापा जाता है, मल्टीमीटर के द्वारा, और दोनों। तो भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है दोनों, क्योंकि इसके द्वारा भी तो निम्न प्रतिरोध को आसानी से मापा जा सकता है, और वैसे तो मेन रूप से तो ये होता ही है, इसके द्वारा तो दोनों राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 39 नंबर, और 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 39 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है आपके, क्या कह रहा है,
कि कैपेसिटर संग्रहण कर सकता है, तो दोस्तों कैपेसिटर संग्रहण करता है। देखो यहाँ पे मैंने बात किया प्रेरक, और एक बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसका सिंबल होता है, ये कॉइल के रूप में होगा, इसका होता है कैपेसिटर के रूप में, ठीक है। ये विरोध करेगा क्या? जी हाँ, ये विरोध करता है। ये किसका विरोध करता है? तो अपन कहते हैं ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। और ये करता है वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ बात करते हैं पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर इसका कितना क्या होता है? तो अपन कहते हैं पश्चगामी होता है। यहाँ क्या होता है? तो अपन कहते हैं इसका अग्रगामी होता है। इसके अलावा पावर फैक्टर ये हो गया। इसके अलावा बात करते हैं कि जो आपका प्रेरक होता है इसका संयोजन कैसे होता है? तो संयोजन इसका श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और इसका किस में होता है? तो समांतर क्रम में होता है। किस में होता है? समांतर क्रम में होता है। क्या ये धारा स्टोर करता है? तो यहाँ अपन कहते हैं संग्रहण, यहाँ पे संग्रहण। तो ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के अंदर स्टोर करता है। और ये किस में करता है? तो ये भैया स्थिर विद्युत ऊर्जा के अंदर क्या करता है? ऊर्जा स्टोर करता है। सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 Li का स्क्वायर होता है E बराबर, और इसका हो जाता है E बराबर 1/2 Li का स्क्वायर, और ये CV का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अपन ने तरीके से पढ़ ली। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि कैपेसिटर संग्रहण करता है। अरे संग्रहण क्या करता है? तो ऊर्जा संग्रहण करता है, और स्थिर विद्युत ऊर्जा संग्रहण करता है। तो अपन कहेंगे ऊर्जा संग्रहण करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये, ठीक है, ऊर्जा संग्रहण करता है। तो भैया आवेश, तो आवेश ही तो करेगा, एकत्रित आवेश करता है, आवेश को एकत्रित करता है, क्योंकि आवेश एकत्रित हो जाता है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? और 40 नंबर को अब ध्यान से देखिएगा। और 40 नंबर जो है इसको अपन देखते हैं। ये तो एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर की प्रारंभिक अवस्था में अब केंद्रीय स्विच खुला परिपथ होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि अब केंद्रीय स्विच खुला है। दोस्तों यहाँ पे सिंगल फेज प्रेरण मोटर है, तो यहाँ मैं कह दूं कि ये स्विच है, और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, ये रनिंग वाइंडिंग है। और इस प्रकार से यहाँ सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं ये, ठीक है। और ये हमारा रोटर होता है जो पिंजरा प्रेरण है। और ये कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में अब केंद्रीय स्विच खुला है। भाई साहब ये खुला है, अब ये खुला है तो भाई साहब ये वाइंडिंग काम करेगी क्या? नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो हमारी मोटर चालू भी नहीं होगी, तो मोटर जल जाएगी। अरे जलेगी कहाँ से? जब चालू ही नहीं होगी तो मोटर प्रारंभ नहीं होती है, तो मोटर प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न आता है कि यहाँ पे कला विघटन में रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का अनुपात कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे अब समझिएगा, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और यहाँ पे ये रनिंग वाइंडिंग में जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें क्या होता है? टर्न ज्यादा होते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है? तो रनिंग वाइंडिंग ऊपर आ जाएगी, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग ऊपर आ जाएगी, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग नीचे है। तो यहाँ पे NR हो गया, रनिंग टर्नों की संख्या, और यहाँ पे स्टार्टिंग टर्नों की संख्या। ये ज्यादा है, सॉरी ये कम है, ये क्या है? इकाई से कम होता है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि यहाँ इकाई से क्या होता है? कम होता है। इकाई से क्या होता है? कम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इकाई से कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है? 42 नंबर। और मेरे दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर क्या कर रहा है? सिंगल फेज मोटर में कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि अपन कैपेसिटर लगाते हैं, तो कैपेसिटर यहाँ पे अपन पेपर यानी पहली प्राथमिकता तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। और दूसरा यदि मैं बात करूं तो पेपर कैपेसिटर होता है, पेपर। तो पहली प्राथमिकता तो अपन देंगे 1 को, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। अगर यहाँ दोनों वाला ऑप्शन नहीं आए तो पहली प्राथमिकता किसको देनी है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को देनी है दोस्तों। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है ये 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिएगा 43 नंबर प्रश्न
तो यहाँ पे कहते हैं यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर। ये कह रहा है कि वाइंडिंग को ही आपने शॉर्ट सर्किट कर दी, और वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दी है, सीधी बात है कि वहां स्पार्किंग बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे उच्च टॉर्क होगा, कम इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, भारी स्पार्किंग होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे भारी स्पार्किंग होती है, बहुत ज्यादा स्पार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों, 43 नंबर में सी। यहाँ पे नेक्स्ट चर्चा करते हैं 44 नंबर में क्या होता है, यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता है, यानी लगातार भाई ये इस प्रकार से है यूं, और ये लगातार बार बार क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तित हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे तो एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर क्या है, तो चुंबकीय मैग्नेटाइजिंग बल के पीछे फ्लक्स घनत्व की लेगिंग को खालिस्तान कहा जाता है। तो भैया ये क्या कह रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल होता है, हिस्टैरिसीस कहता है, कॉपर लॉस कहता है, और फ्लक्स कहता है। तो यहाँ पे एक तो चुंबकीय बल के पीछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये कह रहा है कि ये एक होता है बी और एक होता है एच, तो यहाँ इसका ग्राफ बनता है इस प्रकार से ये, तो ये तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, ये चुंबकन बल से क्या होता है, हमेशा पीछे रहता है, ये पीछे रहता है और ये आगे रहता है। तो ये हमेशा जो हिस्टैरिसीस गुण होता है ये हमेशा पश्चगामी होता है, यानी लेगिंग का मतलब होता है पश्चगामी, और ये होता है आपके क्या, हिस्टैरिसीस कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर, और 46 नंबर क्या कह रहा है, तो 46 नंबर कह रहा है कि जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। भैया कोर की जो मोटाई होती है, यहाँ पे अपन ने कहा कि आर्मेचर ये, तो यहाँ पे ये आर्मेचर पत्तियों से बना है, और ये पत्तियों से बना है, तो इसकी पॉइंट 35 mm से लेकर के 0.50 mm तक होती है, 0.35 mm से 0.50 mm होती है। पत्तियों में बनाने से क्या होता है, एडी करंट कम होती है, तो यहाँ पटलित करने से एडी करंट जो लॉसेस होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं यहाँ कम होती है, 0.35 मिलीमीटर से 0.50 मिलीमीटर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा 47 को, आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में, विकल्प यानी ये एनामेल्ड तांबे की तार होती है, एनामेल्ड एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की तार तो डायरेक्ट अपन ये नहीं कहेंगे, एनामेल्ड तो होगी, एल्यूमेल्ड होगी, लेकिन बहुत सही आकार में जो होती है वो तांबे की होती है। तो राइट ऑप्शन अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन अपन करते हैं। अगला यहाँ पे आता है 48 नंबर, और 48 नंबर क्या होता है, तो 48 नंबर होता है निम्न में से किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया थर्मोकपल का होता है जो तापांतर प्रभाव के कारण होता है, और तापांतर के कारण होता है तो तापमान मापने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्लेटिनम पदार्थ का भी अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे 49 नंबर देखते हैं, और 49 नंबर क्या है कि प्रतिरोधक किसका उदाहरण होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधक जो होता है दोनों दिशाओं में काम करता है, एक तो ये कौन सा ऊर्जा होगा, पैसिव ऊर्जा होता है, यानी निष्क्रिय ऊर्जा होता है, और निष्क्रिय ऊर्जा होता है और दोनों दिशा में काम करता है, तो ए और सी होना चाहिए। तो ए और सी होता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे होता है। भाई ये जो होता है प्रतिरोध, तो अपन कहते हैं कि प्रतिरोध है तो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी चीज ये दोनों दिशा में काम करता है, और ये एक पैसिव ऊर्जा होता है। पैसिव क्यों होता है, क्योंकि ये ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है, इसलिए पैसिव ऊर्जा कहलाता है, निष्क्रिय ऊर्जा कहलाता है। अगला आता है यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न, और 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है। डीसी मशीन की चाल का मतलब होता है जो आरपीएम होता है, आरपीएम जो होता है, और आरपीएम को भैया टैकोमीटर, तो यहाँ पे टैकोमीटर द्वारा क्या कर लिया जाता है, माप लिया जाता है। तो यहाँ टैकोमीटर द्वारा माप लिया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को मापते हैं, एमीटर के द्वारा एम्पियर को मापते हैं, और मल्टीमीटर के द्वारा धारा को, वोल्टेज को और ओम को, तीनों को माप लिया जाता है इसके द्वारा। तो राइट ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका ये। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे आज के 50 प्रश्न, और यहाँ पे आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।